सावित्री रसोई से बोर्डरूम तक की महागाथा। भाग 1। मौन की गूंज। शहर के पॉश इलाके में स्थित शांति विला बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उतना ही शांत। 55 वर्षीय सावित्री देवी के लिए ये शांति कोई नई बात नहीं थी। उनके दिन का चक्र सूरज उगने से पहले शुरू होता था। रसोई में चाय के बर्तन की खनक उनके जीवन का संगीत था। सावित्री जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्वर्ण पदक के साथ मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे पारंपरिक परिवार में हुई जहां औरतों का काम केवल वंश बढ़ाना और मर्यादा रखना था। उनके पति स्वर्गीय पुरुषोत्तम जी एक नेक इंसान थे, लेकिन पुराने ख्यालातों के। सावित्री ने अपने सपनों को एक संदूक में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। उनके बेटे समीर ने अपनी खुद की टेक्सटाइल कंपनी सम्राट फैब्रिक्स खड़ी की थी। बहू अंजलि एक बहुराष्ट्रीय बैंक में ऊंचे पद पर थी। दोनों ही अपनी जिंदगी में इतने मशगूल थे कि उन्हें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि जिस माँ से वे हर सुबह नाश्ते की फरमाइश करते हैं, उसके पास व्यापार की कितनी गहरी समझ है। अक्सर डिनर टेबल पर समीर और अंजलि बिजनेस की बातें करते। अंजलि कहती, समीर, तुम्हारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दिक्कत है। समीर झुंझलाकर जवाब देता, तुम बैंक संभालती हो, कपड़े का धंधा नहीं। सावित्री चुपचाप उनकी बातें सुनती और मन ही मन सोचती कि समीर कहाँ गलती कर रहा है, पर वो कुछ न कहती, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका बोलना दखलंदाजी न मान लिया जाए। भाग 2। ढहता हुआ साम्राज्य। वक्त का पहिया घूमा। समीर की कंपनी पर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे। एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया और कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। समीर ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन हालात नहीं सुधरे। एक रात समीर घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अंजलि से कहा, सब खत्म हो गया, बैंक ने नीलामी का नोटिस भेज दिया है। हमारे पास जो कुछ है वो बिक जाएगा। अंजलि भी परेशान थी, क्योंकि उसकी अपनी नौकरी पर भी गाज गिरने वाली थी। घर में मातम सा छा गया। सावित्री देवी ने अपने कमरे का वो पुराना संदूक खोला। उसमें उनकी डिग्री, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स और एक डायरी थी। उन्होंने पूरी रात समीर की कंपनी की फाइल्स का अध्ययन किया। उन्हें समझ आ गया कि समस्या प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि विजन और मार्केटिंग में थी। भाग 3। चुनौती भरा कदम। अगली सुबह जब समीर और अंजलि टूटे हुए मन से बैठे थे, सावित्री देवी वहां आईं। उनके हाथ में पूजा की थाली नहीं, बल्कि एक बिजनेस प्लान था। समीर, मैं सम्राट फैब्रिक्स को बचा सकती हूँ, सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा। समीर चिड़चिड़ाकर बोला, माँ प्लीज, ये कोई घर का बजट नहीं है। आपको पता भी है कि लिक्विडिटी क्रंच क्या होता है। सावित्री ने शांति से जवाब दिया, समीर, तुमने बचपन में मुझसे अकबर बीरबल की कहानियां सुनी थी। आज अपनी माँ का बिजनेस प्लान सुन लो। तुम्हारे पास स्टॉक बहुत है, पर खरीदार गलत हैं। तुम बड़े मॉल्स के पीछे भाग रहे हो, जबकि तुम्हारा कपड़ा एथनिक और सस्टेनेबल है। हमें सीधे ग्राहकों तक पहुंचना होगा। अंजलि ने व्यंग्य किया, माँ, आप सीईओ बनेंगी क्या? साड़ी पहनकर लैपटॉप चलाएंगी? सावित्री की आंखों में एक चमक थी जो सालों बाद दिखी थी। उन्होंने कहा, अगर मैं 30 साल तक इस घर को बिना घाटे के चला सकती हूँ, तो तुम्हारी कंपनी को भी उबार सकती हूँ। मुझे बस 3 महीने चाहिए और कंपनी की कमान। भाग 4। दफ्तर में अम्मा का प्रवेश। समीर के पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने हामी भर दी। जब सावित्री देवी पहली बार दफ्तर पहुंची, तो कर्मचारी उन्हें देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। क्या अब बुढ़िया हमें व्यापार सिखाएंगी? क्या अब हमें साड़ी और अचार बेचना होगा? सावित्री ने सबको एक मीटिंग रूम में बुलाया। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, इस कंपनी का सबसे वफादार कर्मचारी कौन है? सब चुप रहे। उन्होंने कोने में बैठे पुराने दर्जी रामू काका की ओर इशारा किया, ये, क्योंकि ये कपड़े को सिर्फ धागा नहीं, जज्बात समझते हैं। आज से हमारी कंपनी बड़े शोरूम्स के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए कपड़े बनाएगी जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज्वेलरी बेच दी और उस पैसे को मार्केटिंग में लगाया। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का सहारा लिया। उन्होंने खुद मॉडल बनकर अपनी साड़ियों के साथ वीडियो बनाए। लोगों को एक सीईओ सास का अंदाज पसंद आने लगा। भाग 5। अम्मा का नया अवतार और डिजिटल क्रांति। दफ्तर का माहौल बदल चुका था। सावित्री देवी ने अपनी पहली बड़ी रणनीति लागू की, सीधे बुनकर से आपके घर तक। उन्होंने बिचौलियों को हटा दिया। समीर को ये पागलपन लग रहा था। माँ, बिना होलसेलर्स के हम माल कैसे बेचेंगे? सावित्री जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जमाना बदल गया है।
आज लोग सामान नहीं, कहानी खरीदते हैं और हमारे कपड़ों के पीछे उन गरीब बुनकरों की कहानी है जिनकी रोजी रोटी हमसे जुड़ी है। उन्होंने अंजलि की मदद से सोशल मीडिया का एक पेज बनाया, सावित्री की विरासत। सावित्री जी खुद कैमरे के सामने आई। उन्होंने किसी मॉडल की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह समझाया कि एक सूती साड़ी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। उनकी सादगी और शुद्ध हिंदी ने लोगों का दिल जीत लिया। रातों रात उनके वीडियो वायरल होने लगे। जो युवा पीढ़ी अपनी दादी नानी को भूल रही थी, उन्हें सावित्री जी में अपनी परछाई दिखने लगी। भाग 6, पहला बड़ा संकट और लंच बॉक्स मीटिंग। कंपनी में अभी भी कुछ पुराने मैनेजर थे जिन्हें एक औरत के नीचे काम करना पसंद नहीं आ रहा था। शर्मा जी, जो कंपनी के सेल्स हेड थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कंपनी का डेटा चुराकर प्रतिद्वंदी कंपनी को देने की धमकी दी। समीर घबरा गया। माँ, अब क्या होगा? शर्मा जी के पास हमारे सारे सीक्रेट्स हैं। सावित्री जी ने शांत भाव से कहा, उसे बुलाओ और कहना कि आज लंच मेरे साथ करे। शर्मा जी गुस्से में केबिन में आए। सावित्री जी ने उनके सामने अपना घर से लाया हुआ टिफिन खोल दिया, सरसों का साग और मक्के की रोटी। उन्होंने कहा, शर्मा जी, आपकी बेटी की शादी होने वाली है ना? मैंने सुना है आपको पैसों की तंगी है। ये इस्तीफा पकड़िए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन ये जो डेटा आप ले जा रहे हैं वो उस थाली में छेद करने जैसा है जिसने आपको 10 साल खिलाया है। ये लीजिए शगुन के पैसे और फैसला आपका है। शर्मा जी की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। उन्होंने डेटा वापस कर दिया और सावित्री जी के पैर छू लिए। उस दिन ऑफिस के हर कर्मचारी ने जान लिया कि उनकी सीईओ के पास सिर्फ दिमाग नहीं, बहुत बड़ा कलेजा भी है। भाग 7, बोर्ड रूम का मुकाबला। कंपनी का टर्नओवर बढ़ने लगा था, लेकिन कर्ज अभी भी करोड़ों में था। बैंक ने लास्ट वार्निंग दी थी। सावित्री जी को एक बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी। मीटिंग में नामी गिरामी इन्वेस्टर बैठे थे। एक युवा इन्वेस्टर ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, मैडम, आपकी उम्र तो रिटायरमेंट की है, आप डेटा और एनालिटिक्स कैसे समझेंगी? क्या आपको स्केलेबिलिटी का मतलब पता है? सावित्री जी ने चश्मा ठीक किया और खड़ी हुई। उन्होंने बिना पावर पॉइंट के बोलना शुरू किया। बेटा, जब एक माँ महीने के अंत में 100 रुपए बचाती है ताकि उसके बच्चे की स्कूल फीस भरी जा सके, तो वो फोकास्टिंग कर रही होती है। जब वो दाल में नमक बराबर डालती है ताकि स्वाद ना बिगड़े, तो वो क्वालिटी कंट्रोल कर रही होती है। और जब वो फटी पुरानी साड़ी से घर का पायदान बना लेती है, तो वो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कर रही होती है। रही बात स्केलेबिलिटी की, तो जो माँ एक बच्चे से पूरे खानदान की नींव रख सकती है, वो एक छोटी कंपनी को मल्टीनेशनल भी बना सकती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्हें न केवल लोन मिला बल्कि भारी निवेश भी मिला। भाग 8, घर की दीवारें टूटने लगीं। सफलता तो मिल रही थी, लेकिन सावित्री जी थकने लगी थीं। एक रात वो ऑफिस से देर से लौटी। उनके पैरों में सूजन थी। समीर ने पहली बार माँ के पैर दबाए। अंजलि, जो अब तक सावित्री को एक साधारण घरेलू औरत समझती थी, उसने देखा कि कैसे उसकी सास ने एक डूबते जहाज को बचा लिया। उसे अपनी खुद की कॉर्पोरेट ईगो पे शर्मिंदगी महसूस हुई। अंजलि ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सावित्री की विरासत की मार्केटिंग हेड बन गई। पहली बार घर में सास बहू का रिश्ता एक पार्टनरशिप में बदल गया। रसोई में अब केवल सब्जी की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि आने वाले समर कलेक्शन के डिज़ाइन पे बहस होती थी। भाग 9, अंततः जीत। 3 साल बीत गए। विरासत अब भारत का सबसे बड़ा एथनिक ब्रांड बन चुका था। समीर अब माँ का राइट हैंड बनकर काम कर रहा था। कंपनी का कर्ज खत्म हो चुका था और कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही थी। आईपीओ लॉन्च के दिन जब सावित्री जी को मंच पर बुलाया गया, तो उन्होंने माइक लिया और कहा, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत उन लाखों महिलाओं की है जिन्हें घर की 4 दीवारी में रिटायर्ड मान लिया जाता है। उम्र सिर्फ एक नंबर है और रसोई का तजुर्बा दुनिया की किसी भी एमबीए की डिग्री से बड़ा है। भाग 10, एक नया सवेरा। कहानी का अंत तब हुआ जब सावित्री जी ने सीईओ पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। समीर ने पूछा, माँ, अब क्यों? अब तो हम शिखर पर हैं। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी डायरी समीर को दी और कहा, मैंने अपना सपना जी लिया बेटा, अब मुझे उस अधूरी किताब को पूरा करना है जो मैंने 30 साल पहले लिखना शुरू की थी। अब तुम और अंजलि इस विरासत को संभालो। सावित्री जी वापस अपनी बालकनी में बैठ गईं। हाथ में चाय का कप था और सामने उगता हुआ सूरज। अब वो सिर्फ एक रिटायर्ड महिला नहीं थी, वो एक ऐसी मिसाल थी जिसने समाज की सोच बदल दी थी।
भाग 11। जब प्रतिद्वंद्वियों ने बिछाया जाल। विरासत की सफलता ने बाजार के दिग्गजों की नींद उड़ा दी थी। ग्लोबल फैब्रिक्स नाम की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके मालिक मिस्टर खन्ना थे, को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक साड़ी पहनने वाली महिला उनके साम्राज्य को चुनौती दे रही है। खन्ना ने साम दाम दंड भेद का सहारा लिया। उन्होंने सावित्री जी के सबसे भरोसेमंद बुनकरों को दोगुने पैसे का लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। एक सुबह खबर आई कि बनारस और कांचीपुरम के 500 बुनकरों ने विरासत के लिए काम करने से मना कर दिया है। दिवाली का सीजन करीब था और ऑर्डर्स का अंबार लगा था। समीर घबराकर बोला, माँ, अगर समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो हमें भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। सावित्री जी विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपना झोला उठाया और सीधे उन गांवों की ओर निकल पड़ी। उन्होंने किसी आलीशान होटल के बजाय एक छोटे से गांव की झोपड़ी में डेरा डाला। उन्होंने उन बुनकरों की पत्नियों से बात की। उन्होंने उन्हें समझाया, आज जो तुम्हें दोगुना पैसा दे रहे हैं वो कल तुम्हारी कला को मशीनों से बदल देंगे, लेकिन मैं तुम्हें विरासत में साझेदार बनाना चाहती हूँ। उन्होंने उन महिलाओं के लिए सावित्री सिलाई केंद्र की शुरुआत की। देखते ही देखते उन बुनकरों के घरों की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। जो काम रुक गया था वो अब दोगुनी गति से चलने लगा। खन्ना की साजिश धरी की धरी रह गई। भाग 12। अंजलि का हृदय परिवर्तन। इधर घर पर अंजलि एक अलग द्वंद्व से गुजर रही थी। एक दिन उसे ऑफिस के पुराने कागजों में सावित्री जी की 30 साल पुरानी एक डायरी मिली। उसमें सावित्री जी ने अपनी छोटी छोटी इच्छाएं लिखी थीं। आज मेरा मन गोल्ड मेडल लेकर यूनिवर्सिटी जाने का था, पर पुरुषोत्तम जी की तबीयत खराब थी तो मैं रसोई में रही। या आज समीर का पहला जन्मदिन है, मैंने अपने सपनों की आहुति दे दी ताकि उसका भविष्य बन सके। अंजलि की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने महसूस किया कि जिस महिला को वो पिछड़ी सोच वाली समझती थी, उसने दरअसल परिवार के लिए अपनी पूरी पहचान ही मिटा दी थी। अंजलि उस रात सावित्री जी के पास गई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। उसने कहा, माँ, मैंने आपको कभी पहचाना ही नहीं। आप तो एक जलता हुआ दीपक थीं जिसकी रोशनी में हम सब पल रहे थे, और हमने ही आपको अंधेरे में रखा। सावित्री जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पगली, माँ कभी अंधेरे में नहीं होती, वो तो वो नींव है जो पूरे घर का बोझ उठाती है। भाग 13। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा। विरासत की गूंज अब विदेशों तक पहुंच चुकी थी। पेरिस फैशन वीक से उन्हें बुलावा आया। ये पहली बार था कि कोई भारतीय घरेलू महिला वहां मुख्य वक्ता, कीनोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित थी। समीर चाहता था कि माँ वहां सूट बूट पहनकर जाएं ताकि प्रोफेशनल लगें, लेकिन सावित्री जी ने कहा, बेटा, जो अपनी जड़ें छोड़ देता है उसकी कोई पहचान नहीं होती। वे पेरिस की उस चकाचौंध भरे मंच पर अपनी सबसे सादी हैंडलूम साड़ी पहनकर उतरीं। वहां मौजूद विदेशी मीडिया ने सवाल किया, मैडम, आपके पास कोई टेक डिग्री नहीं है, फिर आपने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को कैसे संभाला? सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लॉजिस्टिक्स क्या है? एक माँ का सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बिना रुके घर चलाना ही तो लॉजिस्टिक्स है। सप्लाई चेन क्या है? महीने भर के राशन को सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल करना ही तो सप्लाई चेन है। हमने कॉलेज से नहीं, चूल्हे चौके के अनुशासन से व्यापार सीखा है। वहां मौजूद हर दिग्गज खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें अपनी कवर स्टोरी बनाया, जिसका शीर्षक था द किचन सीईओ। भाग 14। एक नया संघर्ष, समीर का अहंकार। जैसे जैसे पैसा और शोहरत बढ़ी, समीर के अंदर फिर से अहंकार घर करने लगा। उसे लगने लगा कि व्यापार उसकी वजह से चल रहा है और माँ तो बस एक चेहरा है। उसने माँ को बताए बिना एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसमें कपड़े की गुणवत्ता यानी क्वालिटी से समझौता किया गया था। जब सावित्री जी को ये पता चला तो उन्होंने पहली बार समीर को बोर्डरूम में सबके सामने फटकार लगाई। समीर, व्यापार मुनाफे से नहीं, भरोसे से चलता है। जिस दिन तुमने इस कपड़े के धागे के साथ धोखाधड़ी की, उसी दिन मेरी 30 साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। समीर ने गुस्से में कहा, माँ, आप बहुत भावुक होकर सोचती हैं, बिजनेस ऐसे नहीं चलता। सावित्री जी ने शांत भाव से इस्तीफा लिख दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना बेहतर कर सकते हो तो आज से कंपनी तुम्हारी। अगले 6 महीनों में कंपनी का ग्राफ गिरने लगा। ग्राहकों ने घटिया क्वालिटी की शिकायतें शुरू कर दी। शेयर बाजार में विरासत के शेयर धड़ाम से गिर गए।
समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि माँ केवल एक चेहरा नहीं बल्कि कंपनी की आत्मा थी। भाग 15 अंतिम विजय और उत्तराधिकार। समीर घुटनों के बल बैठकर माँ से माफ़ी मांगने घर आया। सावित्री जी ने उसे गले लगाया और कहा, हारना बुरा नहीं है समीर, हारकर न सीखना बुरा है। सावित्री जी वापस आईं और उन्होंने कंपनी को फिर से पटरी पर लाया, लेकिन अब उनका लक्ष्य कुछ और था। उन्होंने अपना अधिकांश शेयर उन बुनकरों और महिला कर्मचारियों के नाम कर दिया जिन्होंने संकट में उनका साथ दिया था। उन्होंने सावित्री देवी फाउंडेशन की स्थापना की, जो उम्रदराज महिलाओं को बिजनेस ट्रेनिंग देता था। उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि एक औरत की उम्र 50 के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से तो उसके अनुभवों की असली पारी शुरू होती है। कहानी का समापन, द ब्रांड फिनाले। कहानी के अंत में सावित्री जी अपनी पोती के साथ बगीचे में बैठी हैं। पोती पूछती है, दादी आप इतनी बड़ी सीईओ कैसे बनी? सावित्री जी दूर क्षितिज पर देखते हुए कहती हैं, बेटा मैं कभी सीईओ नहीं थी, मैं तो बस एक माँ थी जिसने अपने बच्चों का घर बचाने के लिए अपनी क्षमताओं को पहचान लिया। दुनिया जिसे मैनेजमेंट कहती है, मैं उसे ममता कहती हूँ।